गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। अभी तक मैं आपको स्टडी कैंपस चैनल पे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा था और आज मैं कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बीएसटी, जिसको हम लोग बिजनेस स्टडीज़ बोलते हैं, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। बेसिकली बच्चों, जो बिजनेस स्टडीज़ है वो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है जो कि सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ना पड़ता है, यूपी बोर्ड को भी पढ़ना पड़ता है और आईसीएसई या आईएससी बोर्ड को भी पढ़ना पड़ता है। बच्चों, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस जो होता है, अगर अकाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहते हैं अकाउंटेंसी जो होती है वो क्या है। अकाउंटेंसी एक प्रकार की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस को। इट मीन्स बिजनेस को हमको कैसे दिखाना है, बिजनेस को हमको कैसे बताना है, ये हमको कौन बताता है ना, अकाउंटेंसी बताती है। तो आज बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली आज मैं क्लास 12th का पहला चैप्टर आपके सामने पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्यावसायिक अध्ययन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, प्रबंध की प्रकृति एवं प्रबंध का महत्व। बच्चों, जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली दो पार्ट में डिजाइन किया गया है। पार्ट 1 जो कि पूरा मैनेजमेंट पे है और पार्ट 2 जो कि पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें 4 से 5 चैप्टर है, फाइनेंशियल मार्केट इसमें चैप्टर है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर। क्या है भैया बच्चों? पहला चैप्टर नेचर एंड significance of management। ये बच्चों नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, हम लोग दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश बराबर पूरा हम लोग ध्यान देंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा चैप्टर है बच्चों, सबसे पहले इसमें आया है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं। मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबंध। अब बच्चों, मैनेजमेंट हर एक पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन होते हैं, हर पर्सन के लाइफ में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एम टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट मीन्स मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim to achievement of organizational goal effectively and efficiently अब बच्चों यहां पर आया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट किसका प्रोसेस है? मैनेजमेंट बेसिकली प्रोसेस है बच्चों पोस्ट डीसी का। अब ये पोस्ट डीसी क्या होता है? प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट किसका प्रोसेस है बच्चों? प्लानिंग का प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, स्टाफिंग का प्रोसेस है, डायरेक्टिंग का प्रोसेस है और कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। फिर कह रहा है गेटिंग थिंग्स। अच्छा, प्लानिंग क्या होती है? किसी भी चीज को प्लान करना, है ना। हाउ इट इज टू बी डन, व्हाई इट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, बाय होम इट इज टू बी डन इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग मीन्स इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन बीइंग।
और इसके बाद स्टाफिंग, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। इसके बाद डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय सो दैट देयर बेस्ट एफर्ट टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और आपका कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग मतलब प्लान्ड परफॉर्मेंस टू एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या करना, कंपैरिजन करना, उसके बाद एनालिसिस निकालना कि हमने जो प्लान किया है वो एक्चुअल में मुझे क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, या एक्चुअल में मुझे मिला है या नहीं मिला है। प्लान्ड परफॉर्मेंस टू एक्चुअल परफॉर्मेंस में एनालिसिस करना और डेविएशन निकालना कि जो हमने प्लानिंग की है वो मुझे मिला है या नहीं मिला है। बच्चों अगर बात करूं तो प्लानिंग को हिंदी में नियोजन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को संगठन बोलते हैं, है ना, स्टाफिंग को आपका नियुक्तिकरण बोलते हैं, नियुक्तिकरण बोलते हैं, है ना। डायरेक्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग को हम लोग निर्देशन बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण। तो अगर बात की जाए तो जो प्रबंध है वो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन का एक क्या है, इसकी प्रक्रिया है। प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रक्रिया। आप एक चीज आपको बता दूं, जहां जहां आईएनजी लगा होता है वो सब प्रोसेस होते हैं। अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर ये जितने टर्म हैं, आईएनजी यहाँ भी लगा है, आईएनजी यहाँ भी लगा है, आईएनजी यहाँ भी लगा है, सब में आईएनजी लगा है, तो ये सब के सब क्या है बच्चों, प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम, अपने एम को, अपने उद्देश्य को अचीव करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो, चाहे वो पर्सनल गोल हो, इनको अचीव करने के लिए, इनको हम लोग कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं। अब यहाँ पे आया कि हम लोग प्रबंध करने से पहले क्या करते हैं, जब अगर मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल आपको मैं दूं, अगर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मिस्टर ए है मान लीजिए, और मिस्टर ए ने एक एम आया, इनके दिमाग में एक क्या आया, एम आया, एक ऑब्जेक्टिव आया कि इनको जो है क्या करना है, गारमेंट की एक शॉप खोलनी है, इनको गारमेंट की एक, है ना, शॉप खोलनी है, गारमेंट की इनको एक शॉप खोलनी है। अब इनके दिमाग में क्या आया, आइडिया आया, तो अब उस आइडिया को ये अपने इन्होंने बना लिया अपना एम। अब उस एम के लिए ये क्या करेंगे बेसिकली बच्चों, ये प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। अब प्लानिंग कैसे करेंगे बच्चों, लाइक हमारी दुकान कहाँ होगी, व्हाट कहाँ होगी, है ना, हम बिजनेस क्यों करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, है ना, हाउ कैसे करेंगे, व्हाई क्यों करेंगे, व्हाट कहाँ करेंगे, ये सब कहीं ना कहीं दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये बेसिकली इनके दिमाग में आइडिया कि हमको लोगों को क्या करना है, कपड़ों का व्यापार करना है, तो उसके लिए ये लोग 5 चीजों को सोचेंगे। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उस प्लानिंग को जो इन्होंने सोचा है उसको इंप्लीमेंट करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब नियोजन को जो आपने पहले सोचा है, थिंकिंग इन एडवांस, जो पहले सोचे उसको आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग में क्या करना है कि अब आपका व्यापार अकेले तो चलेगा नहीं, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो लोगों का मतलब क्या होता है कि लाइक लेबर आपको चाहिए, एम्प्लॉय आपको चाहिए, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, कैपिटल आपको चाहिए। तो इनको सबको एक जगह प्रॉपर यूटिलाइज करना, इनको इंप्लीमेंट करना ही क्या कहलाता है बच्चों, स्टाफिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग मतलब आपको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है। इसके बाद कंट्रोल की आपने जो प्लान किया है तो प्लान्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस का आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है और डेविएशन निकालना है। तो प्रॉपर अगर मैं आपको सीधे तौर पर कहूं तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ना, जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है ना कहीं हमारा वो पर्सनल गोल भी हो सकता है, हमारा वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी हो सकता है, हमारा वो सोशल गोल भी हो सकता है। उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आया इफेक्टिवली और एक वर्ड आया एफिशिएंटली। इन दोनों वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं बच्चों कि काम हमारा टाइमली हो, है ना, और हमारा मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट। हर पर्सन ये चाहता है कि हम कम पैसा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को हमको क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। यहाँ पर काम हमारा टाइमली हो, मतलब अगर हमको 1 आवर में 100 यूनिट बनानी है
तो 1 आवर में ही 100 यूनिट बननी रहिए, हमको 1.30 या 1.5 घंटा जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें 100 यूनिट ना बने, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा है वो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में सक्सेस पा जाता है, टाइम मैनेजमेंट जिसका सही नहीं है वो कहीं ना कहीं उसमें क्या कर जाता है, अनसक्सेस पा जाता है। इसलिए बच्चों टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। पहला तो टॉपिक हमारा हुआ कि मैनेजमेंट क्या आता है। हाँ, इसके पहले एक बात मुझे और याद आ रही है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। दूसरा टॉपिक मुझे एक बात याद आ रही है जो हमारा है इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवनेस, या एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अब बच्चों यहां पर एक टॉपिक आपको तुरंत मिलेगा, पहला मिलेगा प्रोसेस, दूसरा मिलेगा एफिशिएंसी और तीसरा मिलेगा इफेक्टिवनेस। अब बच्चों ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं, है ना। प्रोसेस का मतलब वही बच्चों मैंने आपको बताया पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। एफिशिएंसी का मतलब कि टाइम से टाइमली वर्क डन और कंप्लीट। ठीक बा बच्चों। और इसके बाद इफेक्टिवनेस क्या है कि मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट और प्रॉफिट, कम लगाओ और ज्यादा कमाओ। ये बच्चों हो गया इसका जो है एलिमेंट्स। अगर हम बात करें ये क्या है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बेसिकली बच्चों हम लोग चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रबंध की विशेषताएं। क्या ताएं, विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं, विशेषता मतलब कि क्या अच्छाइयाँ हैं मैनेजमेंट में, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसको हम लोग बच्चों देखते हैं। तो पहला जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंध लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। पहले मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूं तब आपको समझाता हूं। मैनेजमेंट इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बच्चों, एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड बच्चों, मैनेजमेंट इज एन टेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। क्या है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। उसके बाद मैनेजमेंट डायनेमिक इन नेचर। मैनेजमेंट डायनामिक इन नेचर। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, मतलब परिवर्तनशील। प्रबंध परिवर्तनशील होता है, प्रबंध परिवर्तनशील होता है। उसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध
बहुआयामी है, प्रबंध बहुआयामी है। इसके बाद बच्चों मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी मतलब सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध सामूहिक, कोई झटका नहीं दिया मुझे करंट का, मतलब ठीक है सब। प्रबंध सामूहिक प्रक्रिया है, मतलब मिलजुल कर करने वाली प्रक्रिया है। अब बच्चों इनको हम लोग एक तरफ से ध्यान से पहले समझते हैं। कहा गया कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बच्चों जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं होगा, जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम कभी भी मैनेजमेंट नहीं करते। इट मीन्स हमारे पास लक्ष्य होना आवश्यक होता है, गोल होना आवश्यक होता है। ये क्या बताता है बेसिकली बच्चों, कि सबसे पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव को, उस एम को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। इट मीन्स आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो। अगर आपके पास लक्ष्य है कि हमको बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में हमको जो है अच्छे नंबर से पास होना है, मीन्स मैं यूपी बोर्ड की अगर बात करूं, यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में अगर आपको 95 प्लस नंबर पाने हैं तो आपको पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट, देन फाइनल आपको क्लियर करना पड़ेगा। तभी आपके नाम के आगे क्या जुड़ेगा, सीए। और वो सीए की फीलिंग बच्चों, वो सीए की फीलिंग अपने आप में कहीं बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आपके पास लक्ष्य होगा, जब आपके पास उद्देश्य होगा, तब आप क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे। तो प्रबंध के लिए, मैनेजमेंट के लिए गोल होना, और गोल के लिए उन्मुख होना है ना, ओरिएंटेड होना, अपना गोल ओरिएंटेड होना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। तो प्रबंध के लिए कहीं ना कहीं आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये कहता है कि मैनेजमेंट रेफर्स टू, मैनेजमेंट क्या रेफर्स करता है, कि एवरी पर्सन को, जो कि बिजनेस सेक्टर में है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि टीचर्स हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, जो कि ट्रेडर्स हैं, हर पर्सन का एक गोल होगा, और तभी वो क्या करेगा, मैनेजमेंट करता है। दूसरी बात बच्चों कही गई, मैनेजमेंट इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया मैनेजमेंट होता है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपने कोई एक गोल को अचीव कर लिया है। लाइक आपने 12th पास हो गए आप, तो 12th पास के बाद आप क्या सोचेंगे, हम CUET करें, या कुछ बच्चे सोचेंगे हम BBA करें, कुछ बच्चे सोचेंगे हम BCom करें, कुछ बच्चे सोचेंगे हम CA की तैयारी करें, कुछ बच्चे सोचेंगे हम CMA करें, कुछ बच्चे सोचेंगे हम CS करें। ये सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएंगी। इट मीन्स अब आपका एम बदल जाएगा, लेकिन आपका मैनेजमेंट चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक लक्ष्य आपको मिला, एक गोल आपको मिला, एक उद्देश्य आपने प्राप्त किया, तो आप नए उद्देश्य के, नए ऑब्जेक्टिव, नए एम के लिए क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। ठीक है बच्चों। थर्ड है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है। अच्छा ये बताइए, क्या मैनेजमेंट आपके पास उड़ते 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 आता है, कहता है भाई मुझे भूख लगी है 2 रोटी खिला दो? ऐसा तो मैनेजमेंट करता नहीं है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, तो उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है। आप देखते हैं कि एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मैनेजर होता है, वो ओवरऑल मैनेजमेंट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, मैनेज करता है। इट मीन्स कि कहाँ पर क्या चीजें होनी चाहिए, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसा होगा, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा होगा, है ना, हमारा HRM डिपार्टमेंट कैसा होगा, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करता है सबका, लेकिन दिखता नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, पर उसके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। फिर मैनेजमेंट डायनेमिक इन नेचर। अब बच्चों डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना। मार्केट की जो डिमांड है, बाजार की जो आवश्यकता है, बाजार की आवश्यकता के अनुरूप, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग हमको अपने अपने
अपने प्रबंध को, अपने मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, किस पे पढ़ा रहा हूं? व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन कहीं ना कहीं सारा बच्चा पढ़ना चाहता है किस पे? डिजिटल बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे। तो मार्केट की डिमांड क्या है? डिजिटल बोर्ड है ना। और मैं आपको पढ़ा किस पे रहा हूं? व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाई हो सकते हो कि सर हमको क्या चाहिए? डिजिटल बोर्ड चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है कि मैनेजमेंट मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग, बाजार की आवश्यकता के अकॉर्डिंग समय समय से क्या होता रहता है? बदलता रहता है। इसके बाद बच्चों हमारा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब इसमें तीन चीजें हैं बच्चों, मैं आपको इसको यहां पर समझाता हूं। मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट पर्सन वर्क है ना, और ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन हो गया, वर्क हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पर्सन का मतलब कि हर एक पर्सन के भी मैनेजमेंट करना पड़ता है हमको, काम का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसके बाद बच्चों मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो उनका प्रबंध भी, उनका मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं मिलजुल कर चलता है। तो ग्रुप एक्टिविटी क्या होती है? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं हमारा ये फीचर्स खत्म हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये आपकी रिवीजन क्लास है, जब मैं इसको डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा और इसका पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स के बाद आता है बच्चों, मैनेजमेंट के फीचर्स के बाद आता है बच्चों क्या? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग इसके उद्देश्य की तरफ। किसके उद्देश्य की तरफ? प्रबंध के उद्देश्य की तरफ। अब हम लोग उद्देश्य की ओर उन्मुख होते कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है भैया। तो चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। चलिए बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव आप क्या हो सकते हैं? तो इसके बेसिकली उद्देश्य, प्रबंध के तीन उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के तीन उद्देश्य होते हैं बच्चों। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चलो, तो संगठनात्मक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य। फिर बच्चों सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। और देन बच्चों और क्या होता है? व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। अब मैं आपको इसको इतना बढ़िया से समझा दूंगा कि जिंदगी के आखिरी दम तक आप भूलेंगे नहीं। तो कैसे बच्चों समझेंगे इसको हम लोग? बेसिकली बच्चों जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, यहां पर ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। ये किसकी बात करता है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसा होना चाहिए। जब कभी भी पैसा कमाओ तो पैसा को ना गंवाओ। समझ रहे हैं? पैसा कमाओ तो पैसे को बचाओ, और उस पैसे को बचा के उसको फिर से बिजनेस में लगाओ, तो बिजनेस को खूब ज्यादा फैलाओ, और बिजनेस को फैलाओ तो खूब ज्यादा पैसा कमाओ। समझ गए बच्चों? तो संगठनात्मक मतलब अगर कभी भी कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, तो सबसे पहले आपको करना है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है बच्चों? जीवित रहना। जीवित रहने का मतलब यह है कि यदि आपने कोई नया बिजनेस स्टेबलाइज किया, नया बिजनेस खोला, तो नए बिजनेस को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको सरवाइव करना पड़ेगा। लाइक अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको
पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको लेना नहीं है। इट मीन्स आपको पैसे को क्या करना है, सेव करना है। सेव के बाद जब आप करेंगे तो आपको क्या है, वहां से मिलेगा प्रॉफिट, मतलब लाभ। जब आप सरवाइव करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपको प्रॉफिट होगा तो आपको क्या होगा, ग्रोथ। प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ का मतलब आप अपने बिजनेस का क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, अपने बिजनेस का आप क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, नई ब्रांचें खोल सकते हैं, है ना, अलग अलग जगह आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है सर्वाइवल, देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। ठीक है बच्चों, कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब एनसीईआरटी से या पूनम गांधी, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हमारी पूनम भैया, पूनम गांधी जो है ना, बहुत बढ़िया किताब लिखती है, तो एक बार आप इससे रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब सोशल ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का क्या हो सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब भैया, अगर मैं बात करूं समाज का हित, एक बिजनेस को समाज के हित पे भी ध्यान देना चाहिए, तो सोशल वेलफेयर का काम कैसा कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको ध्यान देना है सोशल वेलफेयर पे। सोशल वेलफेयर में क्या है बच्चों, कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, है ना, इको फ्रेंडली, मेंटेन सीआरआर बच्चों, सीआर नहीं, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएसआर, सॉरी बच्चों, सीएसआर, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कहा गया है कि जिस भी बिजनेस का टर्नओवर 500 करोड़ प्लस का है, उसको अपने 2% किस पे देना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर के काम में उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दें, समाज को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दें, उसका प्राइस क्या हो, फेयर प्राइस हो, है ना, क्वांटिटी सही हो, क्वालिटी सही हो, मतलब मात्रा सही हो, गुणवत्ता सही हो, कीमत क्या हो, उचित कीमत हो। तो ये अच्छा, हम सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे किसके होते हैं बच्चों, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। तीसरे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है बच्चों, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य, मतलब हर एक एम्प्लॉय को आप क्या दीजिए, फेयर वेजेस दीजिए। फेयर वेजेस का मतलब क्या है, उचित मजदूरी। आप उचित मजदूरी दीजिए, है ना, उनको प्रॉफिट में हिस्सा दीजिए, प्रॉफिट मतलब लाभ में हिस्सा, उनको को पार्टनर बनाइए, है ना, सह साझेदार जिसको हम लोग बोलते हैं, सह साझेदार बनाइए। उसके बाद बच्चों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट जरूर दीजिए, जहां वो अच्छे से काम करके और आपको भी कहीं ना कहीं आगे ले जा सकते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं तो व्यापार के या मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव। पहला हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इसके बाद हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव, इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, सीएसआर, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जहां पर एम्प्लॉय के वेलफेयर में आपको ध्यान देना है, उसको फेयर वेजेस देना है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, उसको आपको प्रॉफिट में हिस्सा देना है, उसको अपना पार्टनर बनाना है, उसको हर एक सेमिनार में कोई भी डिसीजन लो तो आप उससे पूछ के करो। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, आपका, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज एक टॉपिक और पढ़ेंगे और उसके बाद इस क्लास को आज हम यही ओवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक है बच्चों, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि समझ लीजिए बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हम बात करें तो बैकबोन का मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध की प्रकृति।
अच्छा, प्रबंध की प्रकृति क्या होती है बच्चों? प्रबंध की प्रकृति के बेसिकली इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज एन साइंस, फिर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट इज एन साइंस, मैनेजमेंट इज एन साइंस, ओह मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन, प्रोफेशन। अब बात करें अगर, तो यहां पर मैनेजमेंट साइंस कैसे? विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, फिर कला के रूप में, कला के रूप में और पेशे के रूप में, पेशे के रूप में। अब बच्चों यहां पर सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि अगर मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट साइंस है? ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रबंध एक विज्ञान है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा विज्ञान है? तो मैनेजमेंट, सबसे पहले बात करें बच्चों तो मैं कुछ एक आपको एनालिसिस करके इस पे बताता हूं कि सबसे पहले मैं करता हूं एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बच्चों सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता, सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता। क्या मैनेजमेंट के लिए सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता है? लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ना पड़ता है। जब आप साइंस पढ़ते हो तो आप थियरी पढ़ते हो? तो जी सर बिल्कुल थियरी पढ़ते हैं। तो कहो यस सर हमने थियरी पढ़ी है। ठीक। दूसरा प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब अभ्यास एवं प्रयोग, अभ्यास एवं प्रयोग। क्या प्रबंध में आप प्रैक्टिस करते हो? बिल्कुल करते हैं साहब, है ना। एक्सपेरिमेंट करते हो? बिल्कुल करते हैं साहब। तो देखिए साइंस में भी आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो भाई। अगर साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट अगर होंगे या पढ़े, अपना ऑब्वियसली आप 9th 10th में साइंस पढ़े हैं तो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फोर्स, ग्रेविटेशन, मोशन, सब आपने पढ़ा। उसका प्रैक्टिकल भी किया। बायोलॉजी भी आपने पढ़ी। तो कहीं ना कहीं साइंस में थ्योरेटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। साइंस में प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है, मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है। इसके बाद बच्चों आपका है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब सार्वभौमिक प्रयोग, सार्वभौमिक प्रयोग। क्या, अब आप खुद बताइए, साइंस का जो यूज होता है बच्चों वो क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का आपको एक फॉर्मूला, मुझे तो एक ही फॉर्मूला भी याद आ रहा है वाटर का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। कहा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? वाटर। तो केवल ये इंडिया में ही नहीं बनेगा, ओवरऑल वर्ल्ड में बनेगा। तो क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जबकि मैनेजमेंट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? पर्सनल एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट हम अपने हिसाब से करते हैं, जो बताया गया है वैसा हम नहीं करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों मैनेजमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो पर्सनल होती है और यहां पर ये क्या है? यूनिवर्सल है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है वो सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, प्योर साइंस नहीं होता। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज,
मतलब सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता। उसके बाद बच्चों प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और थर्ड है बच्चों पर्सनल एप्लीकेबिलिटी। कौन सी एप्लीकेबिलिटी? पर्सनल एप्लीकेबिलिटी। अब कह दो ये पर्सनल एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? तो पर्सनल एप्लीकेबिलिटी का मतलब कि हम इसको क्या करते हैं, व्यक्तिगत प्रयोग होता है हमारा। लाइक मैं तुमको दो चेहरे बना के दिखाता हूं सुंदर सुंदर। अब चेहरे की बात करें, देखिए अक्सर यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये हमारे गुरु भाई थे। कह दो कौन से गुरु भाई? गुरु रंधावा। कौन से बाबा? गुरु रंधावा, ठीक। और ये हमारे कौन थे? ये हमारे जुबिन भाई थे, जुबिन नौटियाल। अब देखिए बच्चों, अब मैं आर्ट की बात करूं तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट मीन्स कोई स्किल, है ना। स्किल का मतलब कि आप डांस करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, आप कोई की ड्राइंग अच्छी है, ये सब बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? आर्ट होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आर्ट अगर आप पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज की आपको जरूरत पड़ती है। लाइक अगर मैं बात करूं म्यूजिक की, तो अगर इन दोनों ने म्यूजिक सीखा होगा तो सबसे पहले इन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज सीखा होगा। और थ्योरेटिकल नॉलेज में क्या, गुरु रंधावा ने भी सारे गा मा पा धा नी सा पढ़ा, और जुबिन नौटियाल ने ये सारे गा मा पा धा नी सा, तो इसने भी पढ़ा और इसने भी पढ़ा। लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज इनका सेम है, पर प्रैक्टिस, इसने अलग प्रैक्टिस की, इसने अलग प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस के बाद अगर बात करें जुबिन नौटियाल की, तो ये सैड सॉन्ग ज्यादा गाते हैं, आजकल तो भजन पे आ गए। और गुरु रंधावा भी सैड सॉन्ग गाते हैं, पर दोनों के गाने का तरीका अलग है। इट मीन्स ये नहीं कि अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते, ये जैसा चाहे ये उसको वैसा लागू कर सकते हैं। ये क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है, जो आर्ट है, वो प्योर मैनेजमेंट होता है। आर्ट क्या होता है बच्चों? प्योर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, और मैनेजमेंट में भी पर्सनल एप्लीकेबिलिटी होती है, और आर्ट में भी पर्सनल एप्लीकेबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं प्रोफेशन की। ठीक, प्रोफेशन में सबसे पहले बच्चों सिस्टमैटिक नॉलेज या वेल डिफाइंड नॉलेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर है बच्चों एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। फिर है बच्चों रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस इसमें होती है, प्रैक्टिस है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। अब ये सारी चीजें बच्चों कह दीजिए, सिस्टमैटिक तो हम मैनेजमेंट में ही पढ़ते हैं, तो अगर देखा जाए तो यहां तक तो प्रोफेशन क्या है? मैनेजमेंट है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में नहीं होता। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं नैतिक आचार संहिता, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके पास आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप एक लॉयर हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और इनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक नॉलेज कभी सही है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में नहीं होती, प्रैक्टिस होता है। इसलिए अब हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट भी प्योर प्रोफेशन नहीं होता, प्योर प्रोफेशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट है क्या, प्रोसेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखे और नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखे। अब बच्चों जब मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा? लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे आपको,
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे आपको और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे। और इसके बाद थर्ड टॉपिक आएगा और थर्ड वीडियो में हमारा ये पूरा जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास वैसे भी ज्यादा लंबी हो गई है, तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, मतलब पार्ट 1 मैं पूरा आपको आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप इसको देखिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए और पूनम गांधी से जरूर पढ़िएगा एक बार, जिससे क्लैरिटी आपको ज्यादा आ जाए। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप हमको लिखकर बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई टेलीग्राम पे कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।